In previous class, I was telling, means I started this with a very general discussion कि material कितने तरह के होते हैं, conductivity, non-conductivity का relation कहाँ से आएगा, कैसे हम explain करेंगे कुछ material conductors है, कुछ non-conductors है, and what is the approach of physics when we look these fundamental questions. And in all this process, we are also trying to communicate that how scientific thinking is different and how it achieves objective. कैसे हम साइंस में प्रॉब्लम को देखते हैं और कैसे उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. This is also important when we are attending classes. We must be learning the methods. बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे लाइफ में हमेशा नए तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं. सो यू डोंट हैव अ रेडीमेड सोल्यूशन, सो वी नीड टू लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. सो व्हेन वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक फ्री electron theory, we are learning classical version of it when a lot of information was not available at that time. So how people at that time started thinking and आज हम लोग जो कुछ समझ रहे हैं उसके पहले लोगों ने जब समझना शुरू किया तो उसका एक कंटिन्यूएशन है. इट इज नॉट लाइक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. वी हैव इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम आवर प्रीवियस जनरेशंस. हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने जो काम किया है वो हमको रेडीमेड मिलता है और हमारे आज की समस्याओं को हम उस नॉलेज की हेल्प से सॉल्व करते हैं. So that is why we learn a lot of things which are not it's like this theory. This theory was developed in 1900. So more than 100, about 120 years passed, and we have a lot mature information on this subject as of now. So we were talking about free electron theory, and free electron theory was the first attempt to understand why there are some material which is conductive, like metals. मेटल कंडक्टिव क्यों होती हैं इसको समझने का एक प्रयास था. तो इसको ड्रूड ने एक मॉडल बनाया. लेटर लॉरेंस डेवलप्ड इट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रूड लॉरेंस थ्योरी और क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. तो मैंने बोला कि कोई भी थ्योरी सक्सेसफुल तब है जब वो रियलिटी को एक्सप्लेन करे या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ है. And to explain this, I took some examples, and I told you that Einstein got Nobel Prize for photoelectric effect for that very reason. Although theory of relativity is experimentally proven later on, now we are moving further. हम लोग ये बात करें कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी उन्होंने इतना सा पोस्टुलेट किया और सॉल्व करने की कोशिश किया. सो व्हाट वाज द सक्सेस of classical free electron theory is that it verifies Ohm's law. Ohm's law तुम लोगों को पता है. You know Ohm's law, and this theory was able to explain Ohm's law. इतना सारा assumptions के बाद ये Ohm's law को explain कर दिया. So this was a success. Then other thing is that it explains electrical conductivity of metal. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल में क्यों है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया. एंड एक्सप्लेन्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल. थर्मल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया एंड इट डिराइव्स वेदरमैन-फ्राइज लॉ. ये एक लॉ है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है. हम लोग इस लॉ को बाद में देखेंगे, बट जस्ट दीज आर द फ्यू सक्सेस ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बहुत सारे ऐसे assumptions थे जो हमको आज पता है कि ये रियल नहीं है, ये सही नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो थ्योरी इतना कुछ एक्सप्लेन कर पाया. और वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज. These are few things which it was not able to explain. So it says it could not explain photoelectric effect, Compton effect, black body radiation.
ये सब कुछ ऐसी चीजें थी जो तुम देखोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स का या क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत के क्वेश्चन है। इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम 12th क्लास, the photoelectric effect, Compton effect, black body radiation, these were the problems which led to the development of classic quantum mechanics, which put question on Newtonian mechanics. जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन अंडरस्टैंडिंग था वर्ड का, जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अंडरस्टैंडिंग से जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। So the classical electron theory, since it is using classical tools, uh, you can be sure that it cannot explain the things which जब क्लासिकल थ्योरी ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो क्लासिकल जो टूल्स है वो हम जहां भी लगाएंगे वहां पे वो उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इट इज एन ऑब्वियस थिंग। लाइक इफ यू हैव समथिंग, सम फॉल्टी टूल, कोई टूल में ही तुम्हारे प्रॉब्लम है तो वो जहां भी लगाओगे वो प्रॉब्लम करेगा। So it could not explain this thing. And other thing is electrical conductivity of semiconductor and insulator could not be explained. ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ तो ऐसे मटेरियल भी है, जैसे मेटल का तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, और जो मटेरियल है, जो सेमीकंडक्टर है, जो इंसुलेटर है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतना कम या मीडियम में क्यों है, ये भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। मतलब ये थ्योरी से काम चलेगा नहीं। बट अच्छा चीज है, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर पाया। दिस इज लाइक एन, किसी डायरेक्शन में हम मूव करें, जब कुछ नहीं जान रहे थे वहां पे हमने कुछ जानना शुरू किया। फिर जो ये लॉ था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी बीच में रिलेशन वाला, ये लोअर टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? बेसिकली जो आयरन है ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तुम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। तो उसमें जैसे ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसका, तो जो फेरोमैग्नेटिज्म का पूरा फिनोमेना है ये भी एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गैस है, इलेक्ट्रॉन कंटेनर में भरे गैस की तरह बिहेव करते, एंड दिस इज नॉट रियलिटी। यू नो टुडे कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट लाइक एन गैस मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियस है ये सब चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके एजम्पशंस ही कुछ इस तरह के थे। तो ये जो है फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल में जो वैल्यू आ रहा था पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, वो भी ज्यादा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो एक्सपेरिमेंट, मैंने पहले ही बोला कि हमेशा एक्सपेरिमेंट और थ्योरी में एक्सपेरिमेंट को ज्यादा हम लोग वैलिडिटी देते हैं कि एक्सपेरिमेंट में जो देख रहे हैं वो सच में रियल है, सो वी गो फॉर दैट। Theory should be able to explain experimental result. If it is not able to explain it, ये हम लोग मान के चलते थ्योरी में कुछ गड़बड़ हो गया। We need to correct that theory. Then, according to classical free electron theory, the specific heat of metal is given by 4.5 R, whereas experimental value is given by 3 R. ये फिर एक दूसरा प्रॉब्लम है। मतलब जो स्पेसिफिक हीट है मेटल का, स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये तुम लोग को पता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। स्पेसिफिक हीट 12th में पढ़ा होगा। तो ये बोलते हैं इतना आर क्या है, गैस कांस्टेंट होता है 4.5 आर। ये क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से बोला इतना होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में आया कितना होता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है थ्योरी। Then what is the next thing? According to classical field theory, electronic specific heat is equal to 1.5 R, while the actual value is much low. तो ये सब इतना सारा प्रॉब्लम है। कुछ चीजें सॉल्व किया, there are few things which explains, but there are a lot of things जिनका कोई जवाब नहीं क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के पास। तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। So now the next thing is that this is how we do science. Next thing is that we need to find out what are the problems, why it happens. तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे assumptions में। क्या assume किया था? कुछ तो गड़बड़ assume किया। So let us go back to the assumptions. तो ये बोले कि electrons
मेटल्स में लूजली बाउंड होते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, अब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना। जैसे एक सोडियम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Na+ हो जाएगा, वो भी एक चार्ज हो गया और वो वहां पे बैठा है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, उसके पास भी चार्ज है, तो वो भी कुछ डिस्टर्ब करेगा ना। ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की तरह तो नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इज देयर, देन इलेक्ट्रॉन टू दिस आयन, जिस एटम से निकल के वो आयन बना दिया उसको, वो भी तो चार्ज हो गया, उसका भी फोर्स है। वी आर इग्नोरिंग दैट आल्सो, मतलब ये तो प्रॉब्लम हो गया। फिर दूसरा चीज ये कि जो बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स फॉलो करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, अब हम लोग बात करना चाहते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स क्या है ये, और कोई पार्टिकल कोई कौन से स्टैटिक्स फॉलो करेगा, ये कैसे पता चलेगा। जैसे सब लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। हम लोग बहुत पहले से 10th 12th में पढ़ते आते हैं, ऐसे ऐसे ऑर्बिट में बैठते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब कुछ बोलता है कि ये और बाकी चीजें तो नहीं फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, गैस मॉलिक्यूल तो नहीं बोलता कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचर इज डिफरेंट देन गैस मॉलिक्यूल। और अगर गैस मॉलिक्यूल से उसका नेचर अलग है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स लगा सकते हैं कि नहीं। Maxwell Boltzmann statistics is sufficient to explain the behavior of electrons? Probably not. That is why there is a lot of problem coming in. तो अब कोई दूसरा स्टैटिक्स होना चाहिए। अब ये वो फेज है जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी टूल है सब फेल हो रहे हैं। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स पहले था, अब ये फेल हो गया तो हमको नया स्टैटिक्स चाहिए। अब नया स्टैटिक्स क्या हो, कैसे हो, ये भी समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक ये समझ लो क्लासिकल स्टैटिक्स है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, दोनों लोगों के मिलके मतलब ये थ्योरी बना, दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कहते हैं। और ये क्लासिकल स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब ये है कि कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बहुत सारे हो तो वो कैसे बिहेव करेंगे एक दूसरे से, किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस थिंग इज गवर्न बाय स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ऐसे जनरली है, लेकिन यहाँ में हम लोग पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं, पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगर हम किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल भरे हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं और वो कैसे अपने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम कुछ उसको एनर्जी देंगे तो कैसे एनर्जी वो लेंगे, क्या होगा। दीज थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टैटिक्स। तो वहां पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए वो स्टैटिक्स काम नहीं कर रहा है, तो वी नीड सम अदर स्टैटिक्स। और दूसरी स्टैटिक्स क्या है, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द स्टैटिक्स which we need to look at। तो ये बोले 3 statistical distributions have been developed in explaining the distribution of atoms or molecules or electrons in energy level। सारे जो भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनमें भी सबका कुछ न कुछ अपना एनर्जी होता है, बराबर भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, जो भी मटेरियल बना है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबका अपना अपना एनर्जी। तो एनर्जी किस एनर्जी लेवल में सारे बैठेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बोला कि वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मतलब वो कहीं पे भी नहीं बैठेगा। जैसे एटम एटॉमिक थ्योरी तुम लोग जब पढ़ते हो तो बोलते हो कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, और वो क्वांटम नंबर सेम नहीं होते किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। हर इलेक्ट्रॉन का अपना मतलब इट इज डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को अपना एक स्पेस चाहिए, वो जिस स्पेस में बैठेगा वहां पे दूसरे को नहीं बैठने देगा। So it means if there are a lot of electrons, so they need their own space. But अगर गैस मॉलिक्यूल है, जो परफेक्ट गैस मॉडल है, उसमें तो बोलते हैं गैस मॉलिक्यूल का कुछ अपना वही नहीं है, वॉल्यूम नहीं है अपना, तो वो कितने भी गैस मॉलिक्यूल कहीं भी बैठ जाएंगे।
बट इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे नहीं हो सकता। तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए, जो गैस के लिए टूल बनाया गया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, वो इलेक्ट्रॉन के लिए काम नहीं करेगा। इसका मतलब हमको कुछ नया टूल चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ, ये था बोस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देन देयर आर टू मोर distribution proposed. One is Bose-Einstein distribution, another is Fermi-Dirac distribution. तो ये पहला वाला जो है वो क्लासिकल थ्योरी है, और दूसरे जो दोनों हैं ये दोनों क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड हैं, जो क्वांटम अंडरस्टैंडिंग को अपने आप में इनकॉर्पोरेट करते हैं। उस टाइम का बात है जब बहुत सारा चीजें ऐसी हो रही थी जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मतलब जो न्यूटोनियन एरा है फिजिक्स में, जहां पे ऐसा लगता था कि हम लोग सब कुछ समझ गए हैं, जैसे मैकेनिक्स में देखो, मतलब शुरू में देखोगे तो बहुत चीजें एक्सप्लेन भी हो रही थी एंड पीपल वर थिंकिंग दैट दे नो एवरीथिंग नाउ। ग्रेविटी का थ्योरी समझ में आ गया, अर्थ कैसे घूम रहा है समझ में आ गया, और कोई चीज कैसे चलता है, मतलब सब कुछ समझ में आ गया। तो उस टाइम लग रहा था कि एवरीथिंग इज ओके। देन आइंस्टीन केम, आइंस्टीन गिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बोले कि ये सब चीजें तो ऐसे है। तो शुरू में तो आइंस्टीन का कुछ चीजें ये भी बोला गया कि ये थ्योरी तो बहुत ऐसे ही सोचा गया है, ये रियल नहीं है, इसको प्रूव नहीं कर सकते। लेटर ऑन जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और नेचर ऑफ लाइट, लाइट पार्टिकल है कि वेव है, ये सब नया नया डिबेट आया और क्लासिकल थ्योरी धीरे धीरे लगने लगा कि ये अब एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा है। सो न्यू थिंग्स वर डेवलपिंग एट दैट टाइम, बहुत सारा चीजें हो रहा था। एंड इफ यू सी दैट फेज फिजिक्स में जब बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, ये सब वही इरा है जब दुनिया में बहुत सारा चीजें चीजें बदल रही थी। मतलब जैसे आइंस्टीन का कहाँ से आइंस्टीन थे, वहां पे उस समय जर्मनी में क्या हो रहा था, कैसे वो वहां से भागे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग बिकॉज हम लोग जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो शायद जैसे आइंस्टीन ने क्या किया, ये इसके साथ साथ थोड़ा ये भी देखें कि वो उस टाइम का लाइफ क्या था, हाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग। सो यू मे फाइंड सम गुड वेब सीरीज ऑन सम, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लोगों ने बनाए हैं आइंस्टीन की लाइफ पे। सो व्हेन आज के टाइम पे जब ज्यादातर लोग मिर्जापुर और ऐसे चीजें देख रहे हैं, तो ज्यादातर मतलब एक अजीब तरह का सेंसेशन है उसमें। तो वहां पे अगर तुम लोग नेटफ्लिक्स और ये सब चीजें देखते हो, तो शायद कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्री, अच्छे वेब सीरीज भी देखो, तो एक कुछ पता भी चलेगा एंड दैट विल मोटिवेट यू टुवर्ड्स डूइंग समथिंग। सो दिस इज माई पर्सनल बिलीफ, लाइक ऐसा नहीं कि आजकल की चीजें ना देखें, एंटरटेनमेंट ना हो, लेकिन क्वालिटी कंटेंट अगर देखेंगे तो हम लोग दैट विल गिव सम पॉजिटिव एस्पेक्ट। अदरवाइज लाइक टुडेज जैसे वो फ्रीडम को यूज किया जा रहा है, जिस तरह की वेब सीरीज बन रही है, and people spend a lot of time on watching these web series, watching games and all. So we can prioritize our time and go for quality content. ठीक है। तो इसमें जैसे देखेंगे तो हर में दो दो साइंटिस्ट का नाम है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन, फर्मी डिराक। सो अब पहला वाला जो था वो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल था। दीज टू आर क्वांटम। बोस, ही इज इंडियन। सो ये भी इंटरेस्टिंग है बोस के लाइफ पे, हाउ ही डिड एंड हाउ ही कोलैबोरेटेड विद आइंस्टीन। ही डिड समथिंग एंड देन he sent to Einstein for reading it, for looking things, and then Einstein appreciated, and then this theory came in, the distribution came in, and then it explains a lot of things. Bose-Einstein conversation is very मतलब बड़ा चीज है, जो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना थे जिनको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। इट गिव्स अ वेरी फैंटास्टिक टूल। तो बोथ आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स है, एक फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है। अब दोनों क्वांटम है और दो अलग अलग बनाने का जरूरत क्यों पड़ा और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। एंड देन वी विल गो बैक टू आवर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हिच स्टैटिस्टिक्स शुड बी एप्लीकेबल ऑन that to explain conductivity of an material. So first let us see what is Maxwell-Boltzmann distribution.
In Maxwell-Boltzmann distribution, all the particles in the system are distinguishable, and no more restrictions on filling the particles in energy level. तो ये एक फीचर है इसका कि कोई अगर ऐसा सिस्टम हमारे पास हो जिसमें हम सारे पार्टिकल्स को अलग अलग पहचान सकते हैं, मतलब एवरी पार्टिकल हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम अलग अलग पहचान सकते हैं, और एनर्जी लेवल अगर हमारे पास मान लो कोई 4-5 एनर्जी लेवल है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक एनर्जी लेवल में 2 ही पार्टिकल बैठेंगे, किसी भी एनर्जी लेवल में कितने भी पार्टिकल बैठ सकते हैं। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर ऐसा सिस्टम है तो हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज मेनली एप्लीकेबल ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग एन एनर्जी लेवल EI इज, ये जो फंक्शन लिखा है F फंक्शन ऑफ EI, मतलब दिस इज फंक्शन ऑफ एनर्जी। तो किसी कोई एनर्जी लेवल है जिसका एनर्जी EI है, EI could be any number, anything, so this is energy। तो उस लेवल पे, उस एनर्जी लेवल के ऑक्यूपाई होने के, वहां पे कोई पार्टिकल बैठा है, उस एनर्जी मतलब किसी पार्टिकल का एनर्जी इतना है, उसकी प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन से मिलती है। तो दिस इज 1 अपॉन e टू द पावर EI माइनस EF अपॉन KT। अब देखो इसमें EI तो एनर्जी लेवल है, EF क्या है? EF एक कुछ रेफरेंस एनर्जी लेवल है समझ लो, इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी हम आगे बताएंगे कि क्या होती है। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले फर्मी एनर्जी का नाम सुना हो, जिसने नहीं भी सुना है उसको भी घबराने का जरूरत नहीं। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज फर्मी एनर्जी, बट यू अज्यूम देयर इज सम एनर्जी लेवल, सम रेफरेंस लेवल, जिससे हम अपना लेवल जो EI है वो उससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अभी ऐसे मान के चले उस एनर्जी लेवल से उसका एनर्जी घटा रहे हैं, डिवाइडेड बाय KT। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। तो किसी टेम्परेचर पे कोई एनर्जी लेवल है जिसका एनर्जी EI है, उसके ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन से मिलती है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमको पता चल जाए कोई हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, तो किसी लेवल के ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी यहां से निकलता है। प्रोबेबिलिटी तुम लोग को पहले से पता है। So this is मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रूड ने क्या किया था, यही वाला मॉडल अपने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी है उसमें उन्होंने यही वाला मॉडल लगाया था। प्रॉब्लम क्या हो गया, ये इसका ये बोल रहा है कि नो मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन फिलिंग द पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल। बोला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चलता है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन तो है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला वहां चलेगा नहीं। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन कर पाया, बट कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नाउ लेट अस लुक एट दीज टू अदर, व्हाट इसमें क्या डिफरेंस है, और इलेक्ट्रॉन में हम ये वाला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे, ये वाला तो नहीं लगाएंगे, समझ में आ गया। So this is Bose-Einstein distribution. Bose was an Indian scientist. उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत अगर तुमको अच्छा लगता है, कभी मन करे तो you can search on YouTube. You will find some good documentary on Bose कि उनका क्या काम रहा है. If you like it, you can do it. So in Bose-Einstein distribution, all the particles in the system are indistinguishable and no more restrictions on filling the particles in the energy level. इसका कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल, जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनको हम अलग अलग पहचान नहीं सकते। देयर इज नो पैरामीटर बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश देम। ठीक है, ये डिस्टिंग्विशेबल इंडिस्टिंग्विशेबल शायद थोड़ा थोड़ा आगे और समझ में आएगा। एंड अदर थिंग इज दैट कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एनर्जी लेवल पे भरने का। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ ये चलेगा नहीं।
मतलब ये वाला भी इलेक्ट्रॉन के लिए काम नहीं करेगा, बट फिर भी हम लोग देखते हैं ये किसके लिए फिर काम करेगा। दिस इज मेनली एप्लीकेबल फॉर बोसॉन्स। बोसॉन्स क्या हो गया, क्योंकि ये बोस था इसी से इसका नाम बोसॉन बनाया गया। और दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी है, उनमें वो उनका कुछ कैटेगरी में आते हैं। तो ये बोल रहा है बोसान क्या होते हैं, बोसान्स आर द पार्टिकल विद जीरो आर इंटीग्रल स्पिन। स्पिन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा, हाफ स्पिन पार्टिकल होता है, हाफ स्पिन होता है इसका, प्लस हाफ माइनस हाफ ऐसे ही हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ और पार्टिकल होते हैं जिनका स्पिन या तो जीरो होता है या इंटीग्रल स्पिन होता है। स्पिन ये क्रिकेट वाला स्पिन नहीं है, ये क्वांटम फिनोमेना है। कोई पार्टिकल का इंटीग्रल प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग क्वांटम फिनोमेना में चीज यही है, जब क्वांटम की चीजों को समझना होता है तो उसको हम यहाँ रियल वर्ल्ड में ऐसे एग्जांपल नहीं दे सकते। स्पिन का मतलब ऐसे घुमाना नहीं कह सकते। स्पिन इज नॉट लाइक दिस, स्पिन इज समथिंग डिफरेंट व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वे। दिस इज एन क्वांटम फिनोमेना। बट हमको पता है किसी पार्टिकल का स्पिन क्या होता है, कैसे पता होता है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन ये शायद तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि तुम लोग इतना फिजिक्स के में रिसर्च करने नहीं जा रहे हो। सो मे बी इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन फाइंड आउट कि किसके स्पिन क्या होता है, कैसे इसका डिफाइन करते हैं। बट एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड, दुनिया में बहुत तरह के पार्टिकल्स है, सबका कुछ स्पिन होता है। तो जिनका स्पिन जीरो है या इंटीग्रल स्पिन है, मतलब 0 1 2 3 4 जो भी है, ऐसे फुल नंबर टाइप का इंटीग्रल है, तो क्या होगा, वो बोसान हो जाएंगे। और जो जो जैसे पता चल जाए कि ये पार्टिकल बोसान है, देन यू जस्ट गो एंड अप्लाई बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट सिस्टम। जैसे ड्रूड ने क्या किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वहां लगा दिया और कुछ कुछ उनको समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हमको पता चल जाए कि ये पार्टिकल बोसान है, तो हम उसको बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लगा दें। अब कोई एग्जांपल के लिए मैं तुमको अगर बताऊं कि कौन सा पार्टिकल बोसान होते हैं, तो इफ यू रिमेंबर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया था, आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने बोला एनर्जी लाइट पार्टिकल से मिलके, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलके बना है, और वही छोटे छोटे पैकेट को एनर्जी क्वांटा भी बोलते हैं, और वो क्वांटा को फोटान भी बोलते हैं। और फोटान का स्पिन कितना होता है, जीरो होता है। मतलब लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बना है, जिस एनर्जी पैकेट को हम लोग बोल रहे हैं, जिसको फोटान बोल रहे हैं, उसका स्पिन जीरो है। तो जब हमको वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लगाना होगा, तो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। दिस इज फॉर एन एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू कि बोसान होते क्या है, जैसे एक एग्जांपल समझ में आए। ऐसे और भी कुछ होते हैं, यू कैन फाइंड आउट कि इंटीग्रल स्पिन और जीरो स्पिन कौन कौन से पार्टिकल्स का होता है, देन यू मे हैव एन मोर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हमको पता चल गया कि ये बोसान है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग एन एनर्जी लेवल EI, कोई एनर्जी लेवल है जिसका एनर्जी EI है, उसको उस पे पार्टिकल, उसने कोई पार्टिकल उसको ऑक्यूपाई किया है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इज गिवन बाय दिस फंक्शन FEI is equal to 1 upon e to the power EI minus VF by KT minus 1. If you see, this is, इसमें क्या था, -1 नहीं था, यहाँ पे नीचे -1 आ गया। कैसे आया है, अब ये हम लोग इस कोर्स में, हम लोग के पास इतना स्कोप नहीं कि हम लोग इतना फाइनल डिटेल में जा सके, बट इफ इट इज इंटरेस्टिंग यू मे ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये होता है। अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हम जो स्टैटिस्टिक्स ढूंढ रहे थे, इलेक्ट्रॉन के लिए ढूंढ रहे थे, हमने 2 पढ़ा, अभी काम का नहीं। लेट्स सी थर्ड वन, दिस इज फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी वाज अ साइंटिस्ट, डिराक वाज अ साइंटिस्ट, इन दोनों लोगों ने मिलकर ये फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। सो लेट अस सी हाउ व्हाट इट इज। द फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, in Fermi-Dirac distribution all particles in the system are indistinguishable and it obeys Pauli's exclusive principle. बस हो गया हमारा काम। इलेक्ट्रॉन पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ओबे करते हैं, एंड फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं तरह के पार्टिकल्स के लिए है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड टू यूज। सो ड्रूड डिड सम प्रॉब्लम, ड्रूड ने गलत
डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, उसकी वजह से उनका थ्योरी गड़बड़ आ गया, बहुत सारा चीजें एक्सप्लेन किया और कुछ चीजें नहीं भी एक्सप्लेन किया। तो अभी हम लोग सही डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिल गया है, which one is the correct distribution for system of electrons। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई सेम एनर्जी लेवल। सेम एनर्जी लेवल में मतलब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। एक एनर्जी लेवल है तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते। क्यों 2 हो सकते? दो, इनका स्पिन हाफ होता है, तो एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ होगा, मतलब दोनों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये हम लोग जानते हैं। तो मैक्स, क्योंकि स्पिन इसकी 2 तरह का हो सकता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, इस वजह से एक एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, एक का प्लस हाफ होगा एक का माइनस हाफ होगा, और तीसरा वहां पे नहीं बैठ सकता। दिस इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। So on filling the particle in the energy level, this is mainly applicable for fermions। अब fermions क्या है? तो ये फर्मी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये बोसान पे बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, ऐसे जो भी पार्टिकल फर्मियंस होते हैं उनमें फर्मी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? फर्मियन है। और भी बहुत सारे फर्मियंस होते हैं। फर्मियन क्या होते हैं? फर्मियंस आर द पार्टिकल विद ऑड हाफ इंटीजर स्पिन, मतलब 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे जिसका स्पिन होगा। इसमें इन्होंने 0 भी लिखा है, एक गलत लिखा है, 0 नहीं लिखना है। So this is wrong. I have taken it somewhere. They have written 0 also. 0 is not there. 0 spin क्या हो जाएगा? बोसान हो जाएगा। This is wrong. Yeah. So half integral spin जिसका है 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, वो सारे पार्टिकल्स फर्मियान होते हैं। उन पार्टिकल, वो सारे पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं, एंड दे फॉलो दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सो now we have found correct distribution। we need to correct जो ड्रूड और लॉरेंज ने मिलके मॉडल बनाया था, उसकी हम लोगों ने देखा उसकी कुछ सक्सेस है, कुछ फेल्योर है। क्या फेल्योर है उसको हम लोग रिजॉल्व करने के लिए नए टूल्स समझ रहे हैं। तो नए टूल्स में हमने ये समझा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन उनको लगाना चाहिए था। So according to Fermi-Dirac distribution, the probability of occupying an energy level is given by FEI 1 upon e to the power EI minus EF upon KT plus 1। तो EF क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या है हम लोग आगे इसको समझेंगे। तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये वाला लगाना है। सो लेट अस गो बैक टू दिस। ये जो पोस्टुलेट्स थे इनके, इसमें हम लोगों ने ये वाला चेंज कर दिया। ये तो नहीं होगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स फॉलो नहीं करते, ये गलत एजम्पशन था। अब हम लोग ये बोले कि हमने इसको क्यों पढ़ा, तो ये ऐसे डेवलप हुआ है। ये हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम था जिसको इस तरह से डेवलप किया गया। सो इवन टुडे व्हेन वी हैव सम प्रॉब्लम्स, देन आल्सो ऐसे ही अप्रोच होता है। पहले हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देन वी करेक्ट इट, देन वी अगेन ट्राई, देन वी सी वेदर एक्सप्लेन्स, जो एक्सप्लेन करता है। अगर कुछ एक्सप्लेन करता है अच्छा बात है, कुछ नहीं करता है तो हम ढूंढते हैं क्यों नहीं कर रहे। यही साइंस है। दिस इज हाउ वी डू रिसर्च, दिस इज हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड इफ वी लर्न दिस टेक्निक, इफ वी लर्न दिस एटीट्यूड, वी कैन एक्वायर स्किल्स इन डिफरेंट फील्ड, जो हमारा स्पेशलाइजेशन होगा। जैसे ही मैं इस समय फिजिक्स का बात कर रहा हूं, ऐसे ही हर फील्ड में, जैसे भी किसी भी फील्ड में, जब जो भी फील्ड में तुमको पढ़ना हो, लाइक यू सी when we are doing like you are doing computer science, BTech in computer science, so you're interested in computer science. As of now I can assume that you want to do make a career in computer science. So in computer science भी बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम्स है जो अनसॉल्व है, और आज के टाइम की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो पहले कुछ प्रॉब्लम था, उनको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया, ये देखते हैं, एंड वी टेक द टूल्स, इथिक्स एंड मेथड्स टू अप्लाई आवर करंट प्रॉब्लम। ये जब हम सीख जाते हैं, देन वी कैन डू गुड इन आवर फील्ड, व्हाट एवर द फील्ड इज। तो अभी हम लोगों ने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज
हम लोग इसमें क्या किए, बहुत सारा डिटेल में नहीं गए, मतलब उन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया, क्या मैथमेटिक्स किया, इतना डिटेल में नहीं गए। उसका कारण ये है कि हम लोग को जैसे 10 घंटे में ये सारा यूनिट खत्म करना है, तो हम लोग इतना बहुत डिटेल, जबकि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम अवॉइडिंग दिस लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डेरिवेशन। तो बहुत सारे डेरिवेशन हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि समझाने के लिए कुछ कुछ डेरिवेशन करने जरूरी होते हैं। तो आई विल थ्रू आउट द कोर्स, जब हम लोग ये पूरा कोर्स पढ़ेंगे, इसमें ये कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन पूरे डिटेल में ना जाए, क्योंकि डेरिवेशन करने से क्या होता है, समझ में तो आता है, इट टेक्स टाइम, बट फॉर यू इट बिकम्स हैवी। 10+2 करके आए हैं, सो if we go in much greater detail, then there will be some problem, समझने में दिक्कत होगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वी हैव, जो हमारे क्लास में बच्चे होते हैं, सो वी हैव ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, सो लाइक आई विल ट्राई टू कीप थिंग्स इन द स्टोरी टेलिंग मोड, इस तरह से हमको समझ में आए और लॉजिक समझ में आए कि क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। अदरवाइज जैसे मैथमेटिकल बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन ऐसा अवॉइड करेंगे, बट वी विल आल्सो डू न्यूमेरिकल्स। अभी तक तुम देखो तो जो ट्यूटोरियल्स है वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। उसका एक रीजन ये है कि हम लोग अभी पढ़ना शुरू किए। ट्यूटोरियल मतलब क्या होता है, हम लोग उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम समझने का कोशिश कर रहे हैं, देन वी विल मेक सम प्रॉब्लम्स इन द वे कि हम लोग उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। कुछ न्यूमेरिकल जैसे 10+2 में भी तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते होगे साइंस में, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल करने से फायदा ये होता है कि थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में आता है। इट इज लाइक एन एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। जो मैं अभी स्टोरी बता रहा हूँ उसमें से तो कुछ एप्लीकेशन टाइप का होगा, बट आई एम अश्योरिंग यू कि हम लोग कुछ ऐसा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको समझाएंगे। और जैसे ही हम लोग एक थोड़ा सा कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कोर्स कर लेते हैं, देन व्हाट वी विल डू, देयर आर 2 ट्यूटोरियल्स। हम लोग का जो 11-12 सेक्शन है, इसमें कुछ लोग 11 में जाएंगे, कुछ लोग 12 में जाएंगे। और फिर जैसे 30-30 बच्चों का क्लास बनेगा, देन वी विल डू सेपरेटली 1-1 घंटे का ट्यूटोरियल करेंगे। तो एक तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है उसकी सक्सेस क्या है और फेल्योर क्या है, एक लिस्ट जैसे पढ़ा। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि 2 सक्सेस लिखो 2 फेल्योर लिखो, तो यू कैन, ये तुमको मैं दे दूंगा, तुम्हारे पास ये रहेगा, यू रिवाइज इट एंड क्विकली यू नो। और ये हमने इतना एक्सप्लेन भी किया है, तो आई थिंक यू डोंट नीड टू मग अप दिस। बट जैसे ये ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करता है, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करता है, रिलेशन बोलता है, तो दिस इज लाइक वेरी सिंपल, यू डोंट नीड टू मग अप दिस। क्या क्या इसके फेल्योर हैं, ये भी हम लोगों ने बात किया। वो फेल्योर क्या का रीजन क्या होगा, उसको हम लोगों ने समझने के लिए हमने सोचा कि एजम्पशंस में कुछ गलती हुआ है, तो उसको समझा। एंड देन वी लर्न कि क्या क्या 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो ये मान रहे थे ये गलत हो गया, ये तो और सही क्या होगा, उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश किया। तो हम ये अभी ये हमारे सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन जब तक हम इसको नहीं पढ़ाएंगे तब तक समझाना मुश्किल होगा। सो आई होप यू लर्न दिस। फॉर्म्यूला डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए एप्लीकेबल है, इसका फॉर्मूला। अब ये सब क्यों आता है, इसका भी पूरा मैथमेटिक्स है। आई कुड डू ऑल दिस, बट तुम लोग के लेवल पे मुझे लगता है इतना अंडरस्टैंडिंग इज एनफ। सो आई एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज फर्मी एनर्जी। एंड जैसे वो बोल रहे थे बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरे तो उसको गैस मान रहे थे, हम लोग ये उसका क्वांटम एनालिसिस करेंगे। अगर बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो वो कैसे एनर्जी लेवल में सेट करते हैं। वी विल सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन एंड वी विल रीच टू द फॉर्मुलेशन, उसका एनर्जी लेवल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आज जो हमने पढ़ा है इसके बाद और भी कुछ को लेके कुछ अगर किसी को क्वेरीज है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। आई विल हैप्पी टू आंसर इट। सर जैसे कि ये जो फिजिक्स का सिलेबस है उसके लिए कोई ऐसी बुक जिससे मतलब हम लोग को अच्छे से समझ में आए, वो कोई रेफर कर दीजिए। ओके,
ये कल भी किसी ने पूछा था, मतलब प्रीवियस क्लास में। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जो हम लोग का सिलेबस है इसकी कोई एक बुक नहीं है, बट मैं क्या करूंगा कि तुम लोगों को टॉपिक वाइज जैसा डिफरेंट डिफरेंट बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके लिए स्टडी मटेरियल शेयर कर सकता हूँ। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे अगर तुम चाहो तो आई कैन शेयर सम वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आई कैन शेयर सम स्टडी मटेरियल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसको मैं लेक्चर नोट्स बोल रहा हूँ। ये लेक्चर नोट्स एक तरह के तुम्हारे लिए रेफरेंस होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है क्लास में। बाकी किताबें भी हैं इस पे, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स का किताब एक आता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स बोल के। तो पहले जब कॉमन कोर्स चलता था तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का किताब काम करता था। तो वहां पे तुमको कुछ कुछ टॉपिक मिलेंगे। आई विल फाइंड आउट सम बुक व्हिच आर रिलेवेंट फॉर आवर डिस्कशन एज ऑफ नाउ। हम लोग जिस यूनिट में हैं यहाँ पे कुछ रिलेवेंट है, तो वो किताब मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है? सर हाँ कार्तिक बोलो। सर 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 इसकी कोई फेयर कॉपी बना सकते हैं? बनानी है कि मतलब ऐसी रफ में नोट करते रहें? ओके, ये भी किसी ने मुझे कल भी पूछा था कि कैसे हम नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने के लिए एक्चुअली देखो 10+2 तक क्या होता है, एक तरह से टीचर क्लास में आते हैं, नोट्स बनवाते हैं। और मुझे अभी लगता है कि जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं तो वी शुड बी चेंजिंग आवर मोड। अब अगर मैं बोल बोल के नोट्स बनवाऊं तो ये मुझे लगता है कि दिस इज नॉट गुड। नोट्स हम लोग को खुद से अपने तरीके से बनाना चाहिए। यू मेक एक कॉपी बना लो, उसमें जैसे जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यू कैन दिस यूजिंग दिस स्टडी मटेरियल आर यूजिंग सम अदर रेफरेंस। जो मैं रेफरेंस बुक कुछ रेफर करूंगा, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी तुम नेट पे सर्च करोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। तो वहां से लेके तुम एक अच्छा नोट्स बना सकते हो। नोट्स ऐसे बनाओ जो तुम्हारे एग्जाम में भी काम है, और एग्जाम कहाँ से होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे उसी में से ही कुछ एग्जाम किया जाएगा। सो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, इसको किसने प्रपोज किया, और इसके क्या क्या लिमिटेशन है। जैसे मैंने इसके बहुत सारे मैथमेटिक्स नहीं बताई। यू इफ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन फाइंड इट आउट इन सम रेफरेंस बुक, या आर इंटरनेट आर गूगल में कुछ तुमको यूट्यूब में कुछ वीडियोज भी मिल जाएंगे अच्छे। तो वहां से तुम अपना एक अच्छा बुक नोटबुक बना सकते हो इफ यू हैव टाइम। तो उसमें लिखा रहेगा, तो क्या होगा जब भी कोई एग्जाम होगा कुछ होगा तो तुम उसको देखोगे और पढ़ लोगे, एग्जाम भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका अपना अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। तो यू कैन मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू योर वे, जैसे तुमको अच्छा लगे। लेकिन एक कॉपी तो बनाना पड़ेगा जिसमें जो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक होलिस्टिक तरीके से लिखने की कोशिश करो, जो तुमको समझ में आए। जैसे मैं तुमको कुछ समझा रहा हूँ और हो सकता है तुमको कुछ और भी समझने का मन है, then you can find out some book and all, so you can make notes for that. Sure. सर आज आपने जो स्लाइड्स दिखाई है उनकी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा आज ग्रुप पे। Okay, ठीक है। So I will do that. जो अभी तक जो हम लोगों ने जैसे 9 स्लाइड्स इसमें है, I will share this presentation to you. एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूँ कि ये जो प्रेजेंटेशंस मैं बनाता हूँ, आई टेक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस मटेरियल। जैसे नेट से कुछ ढूंढा, कुछ किताब से ढूंढा, कैसे ढूंढा। तो इट इज नॉट आई एम राइटिंग इट, आई एम नॉट राइटिंग इट। टीचिंग में ऐसा भी कंपल्सन नहीं होता है कि हमको, जैसे हम कोई रिसर्च पेपर जब लिखते हैं तो हमको वो ओरिजिनल चाहिए, मतलब उसमें हम कुछ भी कहीं से ना लें। बट टीचिंग के लिए हमको एक रेफरेंस मटेरियल चाहिए होता है जिससे हम पढ़ाते हैं। So I'm not, this is not my copyright. I am using it to explain things to you. So this thing you need to keep in mind. But मैं ये एफर्ट करता हूँ कि अलग अलग मटेरियल से चीजें ढूंढ के जो तुमको समझने में आसानी हो, जहाँ पे वो आसानी से दिया है वहां से ढूंढ के लाता हूँ। एंड सम टाइम आई हैव टू मेक इट, कुछ टाइम मैं लिखूंगा भी, कुछ टाइम मैं कहीं से लाऊंगा। सो दैट इज देयर, सो यू मे फाइंड समथिंग फ्रॉम समवेयर, सो यू डोंट थिंक, मतलब ऐसे जनरली हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो देखते थे कि टीचर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, फिर कहाँ से पढ़ा रहे हैं ऐसे सोचे। तो उसके बजाय ये समझने की कोशिश करना है कि हम लोग कैसे समझ रहे हैं। लेक्चर के दौरान नोट्स बनाना मैं रिकमेंड नहीं करता। लेक्चर के दौरान तुम सुनो और उसके बाद उसका नोट्स बनाओ अगर अपने लिए बनाना है। एनीथिंग एल्स? सर कॉपी का कोई बाउंडेशन नहीं ना है, जैसे मैथ्स में सर बोले थे प्लेन कॉपी लगेगी, तो आपके में ऐसा कुछ नहीं है?
प्लेन कॉपी लगेगी मुझे, ये तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा कोई, मैं ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करता तुमको कि तुम कैसे एक बनाओ। जब हम कोई टेस्ट लेंगे, जब भी कोई ऐसा जैसा टेस्ट लेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ऐसे A4 साइज पेपर पे उसको लिखो, या कुछ असाइनमेंट देंगे तो उसको बोलेंगे A4 साइज पेपर पे लिखो या कॉपी में बनाओ। बट आई एम लिबरल इन माई अप्रोच, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कॉपी, यू कैन यूज, मतलब तुम अगर नेट पे कुछ लिख के बनाते हो, मतलब तुम टाइप करके बनाते हो, तो मुझे सबसे कुछ प्रॉब्लम है। तुम कैसे कॉपी बनाते हो, इट इज योर फ्रीडम। And I believe at university level, when you are in a university, you should have freedom all this, कि तुमको कैसे पढ़ना है, क्या मेथड तुमको सूट करता है, ये तुमको होना चाहिए। तो ये कॉपी तुमको कैसे बनाना है, ये तुम्हारा चॉइस। मैं तुम्हारा कॉपी चेक करने कभी नहीं आऊंगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा असेसमेंट टेस्ट लूंगा, प्रेजेंटेशन कराऊंगा, ये सब चीजें होगा। आई मे आस्क यू सम टॉपिक टू एक्सप्लेन, आई मे आस्क यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, I may ask you to submit some assignment, but I will never ask you to submit your notes. I will check कि तुमने कैसा लिखा है, इस पे नंबर देंगे। This is not, this is my way। मैं तुमको कभी ये तुम्हारा नोट्स नहीं मांगूंगा। नोट्स तुम अपने लिए बनाओ, मेरे लिए नहीं।